हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम सीएफटी को आगे बढ़ाते हुए चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफटी का अध्ययन करेंगे। कल हमने अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का अध्ययन किया था और आज हम चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। कल हमने अष्टफलकीय संकुल के अंदर पढ़ा था भी जो लिगेंड होता है वो अक्षों पर अटैक करता है और अक्षों पर अटैक करता है तो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र जो विन्यास होता है उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। अब सेम यही बात अपने चतुष्फलक के संकुल के अंदर देखें तो यहाँ पर लिगेंड क्या होता है, अक्षों के मध्य अटैक करता है। अक्षों के मध्य अटैक करता है। वहाँ तो अक्षों के ऊपर अटैक करता है, यहाँ अक्षों के मध्य अटैक करता है, जिससे क्या करता है जो डी एक्स वाई होती है, डी जेड एक्स है और डी वाई जेड है, इन तीनों कक्षों की क्या हो जाती है, ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। और ये कौन से कक्षक हैं, T2G कक्षक हैं। और जो ईजी वाले कक्षक होते हैं डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है क्योंकि लिगेंड कहाँ अटैक करे, अक्षों के मध्य। दोनों में यही फर्क है। अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर क्या होता है, जो लिगेंड होता है ना वो अक्षों के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अटैक करेगा वो अक्षों के मध्य। तो अब जो हम विपाटन देखेंगे वो देखिए कैसे देखेंगे। एक बार तो देखो जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं पांचों के पांचों, उनकी एक बार तो ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ गई, एक बार ऊर्जा बढ़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, इनका विपाटन होगा तो ऊपर कौन से चले जाएंगे, इस बार T2G चले जाएंगे और नीचे कौन से रहेंगे, ईजी कक्षक करेंगे। कौन से रहेंगे, ईजी, और ऊपर कौन से चले जाएंगे, T2G चले जाएंगे। ये कौन से कक्षक होते हैं, ये होते हैं समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। कौन से कक्षक होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक। और ये उत्तेजित ऊर्जा वाले हो गए डी कक्षक, ठीक है। और ये दोनों कक्षक कौन से हैं, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, जो अक्षों पर है। ये अक्षों के मध्य ये कौन कौन से हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स होगा। ये इनका कौन सा बेरी सेंटर है, कौन सा सेंटर है, ये इनका बेरी सेंटर है। इस पूरे को वहाँ तो हमने डेल्टा ओ लिखा था, क्या लिखा था, डेल्टा ओ लिखा था क्योंकि ऑक्टाहेड्रल। यहाँ हम किससे लिखेंगे, डेल्टा टी। टी का मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल आएगा, डेल्टा टी हो गया। अब क्या है जो हम लिखा है इसके अंदर, तो नीचे कितना हिस्सा आएगा, नीचे आएगा -6 क्योंकि नीचे कम ऊर्जा है, माइनस में आएगी। ऊपर वाली +4 आएगी। +4 का मतलब क्या, ऊपर 2/5 आएगा और नीचे क्या आएगा, 3/5 आएगा, ठीक है। और कल वाले में क्या था, कल वाला इसका उल्टा था, ऊपर कितना था, 3/5 था, नीचे वाला कितना था, ये था। तो यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा टी आ जाएगा। ये वेरी सेंटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ई जी लिखा है और T2G लिखा है। जी लिखना यहाँ अनिवार्य नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, अनिवार्य नहीं है क्योंकि जी का मतलब होता है जीरेड। क्या मतलब होता है, जीरेड, यानी कि समरूपता। क्या होता है, समरूपता। जीरेड का मतलब क्या होता है, समरूपता। समरूपता ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो होती है, इसलिए वहाँ पर तो अपने जी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो चतुष्फलक के यौगिक होता है यहाँ पर कोई समरूपता नहीं पाई जाती। आप देखते हो चतुष्फलक के कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई समरूपता नहीं है, तो यहाँ पर जी रेड नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे T2 और E लिखेंगे, बस सीधा सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज़ और आप ध्यान में रखो, इसके अंदर क्या होता है, जो चतुष्फलक के यौगिक है सदैव हमेशा, हमने 2 करके पढ़े थे, CFC और पी पाई ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। इसके अंदर क्या हमेशा ही पाई ऊर्जा ज़्यादा होती है, CFC क्या होती है, कम होती है। तो पाई ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी कि युग्मन तो होगा ही नहीं, भी पाई ज़्यादा है ना तो युग्मन नहीं होगा। युग्मन नहीं होगा तो हमें निमन चक्रण संकुल नहीं मिलेंगे। निमन चक्रण संकुल कभी नहीं मिलेंगे, रेयर कंडीशन में मिलेंगे, विरले ही मिलेंगे कोई, क्योंकि इसके अंदर पाई का मान ज़्यादा होता है, CFC का मान कम होता है। क्यों होता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि इसका रीजन ये है भी टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड अटैक करते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसके अंदर 6 लिगेंड अटैक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली सी बात है भी इसके अंदर CFC का मान कम होगा टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ज़्यादा होता है CFC का मान। तो वहाँ तो ऑक्टाहेड्रल में तो दोनों मिलते हैं, हाई स्पिन भी मिलता है और लो स्पिन भी मिलता है, लेकिन यहाँ लो स्पिन तो बहुत कम कंडीशन में मिलेगा। ज़्यादातर कौन सा मिलेगा, हाई स्पिन मिलेगा, उच्च स्पिन संक्रमण मिलता है। ये हमें बात ध्यान रखनी है।
तो ये होगी। अब मैं आपको बताऊंगा CFC का मान निकालना। भी CFC का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें CFC का मान निकालना भी कई बार आता है। तो देखिए CFC कैसे निकालेंगे। CFC पहले मैं किसके अंदर बता देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल के अंदर बताऊंगा। ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपने देखा भी यहाँ नीचे कितना था, -2/5 था, ऊपर कितना था, 3/5। देखो वापिस समझिए आप, मैं आपको बताता हूँ। जो ऑक्टाहेड्रल था ना, उसमें नीचे तो था -2/5, ऊपर था +3/5। यहाँ -3/5 है और -2/5 है, सॉरी +2/5 है। ये डेल्टा ओ है, ये डेल्टा टी है। यहाँ के क्या है, ई जी है, यहाँ T2G है। यहाँ क्या है, T2G है, यहाँ क्या है, ई जी है। यह आप समझिए, ये डेल्टा ओ है, ये डेल्टा टी है। अब हमें एनर्जी किसकी निकालनी है, CFC ऑक्टाहेड्रल की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, बिल्कुल तरीका आसान है। -2/5 डेल्टा ओ लिख दिया, -2/5 डेल्टा ओ लिख दिया। यहाँ भी डेल्टा ओ है, ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है, लिख दिया। अब इसके साथ यहाँ नीचे कौन सा है, T2G है ना, तो NT2G, इसका मतलब है भी T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर आएगा +3/5 डेल्टा ओ और गुणा में क्या आएगा NEG। भी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है आपको। भी इसके अंदर ऐसे निकालना है। और जो CFC हम टेट्राहेड्रल के अंदर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आप खुद बता सकते हो। अब नीचे क्या आएगा, -3/5 डेल्टा टी इंटू एन। अब यहाँ T2G नहीं आएगा, यहाँ EG आएगा। क्या आएगा, EG आएगा। और +2/5 डेल्टा टी, यहाँ NT2G आएगा। तो ये दोनों हमारी क्या है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर CFC निकालने के फॉर्मूले हैं। कुछ नहीं करना, जिसको ये डायग्राम पता है ना वो आराम से कर सकता है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G नीचे, तो T2G पहले आएंगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, N का मतलब क्या है, NT2G का मतलब है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। और बाद में कौन सा है, EG, तो बाद में मैंने EG लगा दिया। ये -2/5 -2/5 +3/5 +3/5 बिल्कुल EG है। इसके अंदर देखिए नीचे -3/5 -3/5, ऊपर +2/5 +2/5, नीचे EG, तो EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और T2G तो T2G में इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने CFC और CFC टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर निकालना मैंने आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब जो इनकी CFC का मान है डेल्टा टी और डेल्टा ओ, इनमें संबंध पूछते हैं, क्या संबंध होता है, तो बिल्कुल संबंध देखिए क्या, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है। कितना होता है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, तुलनात्मक रूप से जो डेल्टा ओ होता है ना वो ज़्यादा होता है और डेल्टा टी कम होता है। समझ में आया आपको, ये संबंध है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा 0। तो ये आज हमारा क्या हो गया, जो CFT था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अपने अध्ययन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय यौगिकों में रंग का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय यौगिकों में रंगों का अध्ययन करेंगे। संकुलों का रंग, संकुलों के रंग की व्याख्या कौन करता है, CFT करता है। संकुलों के रंग की व्याख्या कौन करता है, CFT करता है। तो हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, संकुलों के अंदर रंग पढ़ेंगे। अब रंग कैसे निकालते हैं, रंग आपको पता होगा भी, जब भी श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, कुछ भाग तो उसका अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जो अवशोषित रंग होता है ना, जो रंग उसके द्वारा अवशोषित किया गया है, उसके रंग का जो पूरक रंग होता है ना, वो हमें दिखाई देता है। वापस फिर समझिए भी, हम जैसे श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर या किसी सैंपल पर आपतित करेंगे तो कुछ भाग तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषित होगा, और कुछ भाग क्या होगा, परावर्तित होगा। तो जो हमें रंग जो दिखाई देगा ना, जो रंग हमें दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, इस अवशोषित रंग का। जैसे इन्होंने हरा रंग अवशोषित किया तो इसका पूरक रंग लाल होता है, वो हमें दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश जब कोई सैंपल पर आपतित होता है तो कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है। जिस कलर का अवशोषण होता है उसका पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है लाल रंग।
ये हो गया रंग दिया। मान लो भी हरा रंग अवशोषित किया तो लाल दिखाई देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें तो टाइटेनियम H2O6+3 ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का अवशोषित करता है, लेकिन ये दिखाई कैसा देता है, बैंगनी रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है, बैंगनी वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। कौन सा, टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो। समझ में आ गया। अब ये होता कैसे, ये देखिए ये किस वजह से होता है, ये CFT ने बताया। क्योंकि देखिए टाइटेनियम+3 का आप लिखिए विन्यास लिखिए, पहले सिंपल लिखिए। सिंपल के अंदर 3D2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या है 3D1 आ जाएगा। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स कहते हैं कैसे, ऑक्टाहेड्रल। नीचे क्या आएगा T2 जाएंगे, ये लो जी, यहाँ ऊपर क्या आएंगे EG आएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही जो प्रकाश आएगा, जिस तरंग दैर्ध्य है इनकी लैम्डा का प्रकाश आएगा, वो उसको अवशोषित परावर्तित करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके ऊपर भेज देगा। तो क्या होता है भी, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भी, जो धातु है वो निम्नतम ऊर्जा अवस्था से एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में ऊपर चला जाता है, उपलब्ध आगे उच्च रिक्त कक्ष में चला जाता है। इसको रिक्त कक्ष मिला, ये उत्तेजित होकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या, अब जो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य यहाँ पर निकलेगी उस रंग का हमें क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। और आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक के अंदर, जो डी ब्लॉक की जो तत्व है संक्रमण धातु है, उनका मुख्य लक्षण यही है, रंग रंग प्रदर्शित करते हैं सारे सारे। कोई एक आध है जो रंगीन होते हैं, कोई क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो संकुलन यौगिकों में रंग है ना, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कलर प्रदर्शित करते हैं। अब ये कलर प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी डी इलेक्ट्रॉन है, ये भी डी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डी संक्रमण बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो CFT ने बताया था वो ये बताया था भी संक्रमण धातुओं के अंदर जो रंग आता है वो DD संक्रमण के कारण आता है। समझ में आ गया। तो ये हमने रंग के बारे में बात कर ली। अब इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने बताया भी लिगेंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन नहीं होता। तो आपको पता ही है भी, जब लिगेंड नहीं होगा तो क्या होगा, रंग प्रदर्शित करेंगे, विपाटन होगा, विपाटन नहीं होगा तो रंग भी प्रदर्शित नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए आप, टाइटेनियम का जो हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये लो, ये Cl3 लिखा है मैंने। अब ये मैंने वाटर ले रखा मैंने वाटर, टाइटेनियम का जो मैंने ले रखा कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ये तो होता है रंगीन। कैसा होता है, रंगीन होता है। क्यों होता है भी, रंगीन क्यों होता है, क्योंकि अगर ये वैसे रंगीन नहीं होता, ये तो वैसे बैंगनी रंग का है, लेकिन अगर जल निकल जाए तो रंगीन होता है। सॉरी, आप ध्यान से सुनना वापिस बात, ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो बैंगनी रंग का है, मैंने अभी बताया था आपको, पीले रंग का अवशोषण करता है और बैंगनी रंग का दिखाई देता है, लेकिन जल निकाल दिए तो रंगीन होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट नीला थोथा CuSO4 5H2, ये नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन हम अजलीय यानी कि इसके अंदर से जल निकाल दें कॉपर सल्फेट तो ये नीला नहीं होता, ये रंगीन होता है, श्वेत रंग का होता है। समझ में आ गया। तो रंग जल का इफेक्ट पड़ता है। जल का इफेक्ट कैसे पड़ता है, आपको एक उदाहरण और बताऊंगा जो आपकी किताब के अंदर दिया गया है, और जो पूरक रंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरक रंग देखिए पहले, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरक रंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला इतनी तरंग दे रहा है, अवशोषित कर रहा है, अवशोषित जो कर रहा है उसका कलर ये है, हमें दिखाई बैंगनी देगा। सेम आगे वाले में ये तरंग दे रहा है, ये रंग है, ये इसका पूरक रंग, नीले का पूरा रंग पीला नारंगी, ये पूरक रंग दिखा रखे हैं, पेरा बैंगनी का हल्का पीला, लाल का नीला, नीला हरा का नील लोहित। ये मैंने आपको क्या दिखा रखे हैं, पूरक रंग बता दिए हैं। ये तरंग दे होती है, इस तरंग दे को ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये आपको पूरक रंग ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जल का इफेक्ट देखिए, हम जल का इफेक्ट ये निकल के कॉम्प्लेक्स से समझ सकते हैं। अब देखो मैंने वाटर ले रखा है, ये हरे रंग का है। अब मैंने इसकी अभिक्रिया एथिलीन डाइअमीन से करवाई, तो एक एथिलीन द्विदंतुक लिगेंड है, ये द्विदंतुक आएगा तो दो मोनोडेंटेंट निकल जाएंगे, तो ये दो जल के अणु निकल गए, ये हल्का नीला रंग का दिखाई देगा। जब इसकी अभिक्रिया नेक्स्ट अपने ईएन से करवाते हैं एक्वस के अंदर, ये एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अब एक ईएन और अटैक करेगा तो दो जल के मोलिक्यूल और निकल जाएंगे, यहाँ दो और निकल गए, तो हमें कौन सा रंग दिखाई दिया, नीला या नील लोहित।
फिर इसकी भी क्रिया फिर अगेन मैंने ई एन से करवाया, तो यहाँ पर 3 ई एन है, यानी कि 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ई एन है। तो यहाँ कैसा रंग दिखाई देगा? बैंगनी, और जल के अनुसार ही निकल गई। तो देखिए जब हम 1 ई एन लेते हैं तो हल्का नीला, 2 लेते हैं तो नीला लोहित, और 3 लेते हैं तो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और वैसे होता है जल होते हैं, जल कैसे रंग का होता है? हरा रंग का होता है। तो ये है जल का इफेक्ट। ठीक है, ये रंग बता दिया। तो ये संकुलों में यौगिकों का रंग किसने दिखाया था? CFT ने बताया था। अब इसके अंदर कारक कौन कौन से डिपेंड करेंगे? अब कारक देखिए कौन कौन से प्रभावित करते हैं। कारक कौन से प्रभावित करेंगे? एक कारक तो ये करेगा भी मेटल के ऊपर जितना जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो प्रदर्शित करेंगे रंग, क्योंकि एज्यूमित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो फिर CFC का मान उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रंग आएगा। 3 नंबर क्या होगा? उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक लिगेंड का इफेक्ट मैंने बता ही दिया, लिगेंड का इफेक्ट मैंने बता दिया भी। इसके अंदर क्या होता है? लिगेंड अगर वाटर निकाल दे, जैसे मैंने ऊपर बताया यार वाटर निकाल दे तो ये रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाटर का इफेक्ट हो गया लिगेंड का। तो ये हमने सारा पढ़ लिया। अब इसकी व्याख्या तो इसने किसकी की? चुंबकीय रंगों की, चुंबकीय गुणों कर दी, रंगों की व्याख्या कर दी। लेकिन इसने क्या कहा भी जो ऋणायन होते हैं ना, ऋणायन इसकी कमी है, एक कमी है, मुख्यतः एक कमी है। इसकी कमी ये है, इन्होंने क्या माना? लिगेंड को क्या माना? बिंदु आवेश माना, बिंदु आवेश माना, और ऋणायन माना, क्या माना? ऋणायन। अब ये ऋणायन तो क्या होते हैं? जो स्पेक्ट्रोकेमिकल हमने सीरीज देखी थी उसके अंदर नीचे नीचे आते हैं। तो ये है ना जो तुरंत है सहसंयोजक बंध की व्याख्या नहीं करता, ये कहता है आयनिक बंध होता है। तो इस कमी को ये नहीं बता पाया था। तो इसकी व्याख्या आगे कौन सा सिद्धांत करता है? LFT या MOT करता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा, और संकुल यौगिकों के अंदर रंगों की व्याख्या की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।